back to Devans Biology. In this video series of respiration in plants, we have already completed all the important topics of respiration. Respiration के basic concept से लेके respiration के mechanism के सारे pathways हम discuss कर चुके हैं. So now it's time to move for previous year questions of NEET. आज हम NEET के previous year questions करेंगे on the topic respiration in plants. मैं जब नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो डेफिनेटली मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आए होते हैं, लेकिन मैं सबके कौन से ईयर में आए हैं वो नहीं डिस्कस करती हूँ. हमारा मेन फोकस है क्वेश्चन जो आते हैं उनको कैसे हमें सॉल्व करना है. सबसे पहला क्वेश्चन है साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन. साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? साइटोक्रोम्स आर एनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ हीम. हीम मीन्स आयरन बेयरिंग बॉन्डेड टू प्रोटीन्स जो रेडिली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करते रहते हैं. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का गेन एंड लॉस. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का गेन एंड लॉस कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? ये साइटोक्रोम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मिलेंगे हमें. अगर आपको रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म नहीं आता है तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पूरा देखेंगे, तब आपको क्वेश्चंस रेस्पिरेशन के बेस पे समझ में आएंगे. साइटोक्रोम डिफरेंट होते हैं. साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिज्म में. लेकिन आज हमें क्या करना है? आज हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है, इसलिए हम समराइज करते रहेंगे धीरे धीरे. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम हर चीज़ को समराइज करते रहेंगे. अब इनके ऑप्शंस हम पहले देख लेते हैं. ऑप्शंस हैं लाइसोसोम, सेकेंड ऑप्शन इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देन आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा लाइसोसोम क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है. लाइसोसोम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जिसके अंदर सारे एंजाइम्स होते हैं टू ब्रेक डाउन द बायोलॉजिकल पॉलीमर्स. लेकिन अब इसमें लाइसोसोम में हमने कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाली बात की नहीं है अभी. सो लेट अस मूव टू माइटोकॉन्ड्रिया. मे बी इसका आंसर कहीं माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. उसके लिए हम पहले अब माइटोकॉन्ड्रिया में इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर वॉल एंड क्रिस्टे. तो पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. लेट अस सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट. ये जो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है. इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि इनर मेम्ब्रेन उसकी हाईली फोल्डेड होती है और इनके जो फोल्ड्स हैं ये क्या होते हैं? क्रिस्टे होते हैं, राइट. इनको हम कहते हैं क्रिस्टे. ये अंदर का पार्ट दिस इज मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. Now let us move back to options. Options में इन्होंने कहा कि whether it is outer wall of mitochondria or its matrix of mitochondria or it is found in cristae of mitochondria. जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं द फोर्थ स्टेज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, उसमें हमने देखा था ये जो क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलती है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें कहाँ पे मिलती है? इसके अंदर. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होते हैं? साइटोक्रोम्स. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे. कॉम्प्लेक्स 3 कौन सा था हमारा? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स 4 वाज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. साइटोक्रोम्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. हमारा आंसर क्या आया? क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड. ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जिसमें से CO2 रिलीज नहीं हो रही है? इसके लिए तो हमें पहले प्रोसेसेस ही देखने पड़ेंगे, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे. ऑप्शंस है एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन. अब सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स का जब हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा तो उसमें हमारी सबसे पहले तो हम अगर इक्वेशन समझ लेते हैं तो हमें इक्वेशन से ही आंसर मिल जाता है. रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या होती है? C6H12O6
प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी विल बी रिलीज्ड, राइट। तो अब यहाँ पे जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। इन्होंने बोला है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ये तो हम सबको पता है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। द थर्ड वन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड देन लैक्टेट फर्मेंटेशन। ओके, रेस्पिरेशन मैकेनिज्म की जो फर्स्ट स्टेज थी वो थी ग्लाइकोलाइसिस, राइट। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज वॉज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड के 3 फेट होते हैं। अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में करता है तो ये फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन ऑफ पायरुविक एसिड होता है। फर्मेंटेशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या रिलीज होता है, अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड निकलता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। कहाँ रिलीज नहीं हुई, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, या इसको लैक्टेट फर्मेंटेशन भी कहते हैं। सो आवर आंसर इज लैक्टेट फर्मेंटेशन। लैक्टेट फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। क्वेश्चन है द chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that adenosine triphosphate is formed because chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है रेस्पिरेशन में ETS along with oxidative phosphorylation वाला जो प्रोसेस था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, जो NADH और FADH2 बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आके कन्वर्ट होते हैं ATPs में। वो जो सारा सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके ATP बनता है फाइनली, उसको हम कहते हैं केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब इनका क्वेश्चन है द केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रपोजेस दैट adenosine triphosphate is formed because ATP कैसे बन रहे थे, थोड़ा सा हम पहले इसको समराइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे 4 कॉम्प्लेक्सेस थे। कॉम्प्लेक्स 1, उन चारों कॉम्प्लेक्सेस को हम रोमन न्यूमरल से इंडिकेट करते थे, आपको पता है। ये चारों कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पे हैं, ये जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं ये कहाँ पे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टे में। ये 4 कॉम्प्लेक्स के बाद एक और कॉम्प्लेक्स आता है, इसको हम कहते हैं ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स, राइट। अब ये क्या है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये इनर मेम्ब्रेन है, ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी हम वीडियो में कर चुके हैं, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आऊँगी क्योंकि हमें आगे दूसरे क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। ये जो 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस थे, इनमें क्या हो रहा था कि NADH जो थे वो कन्वर्ट हो रहे थे NAD+ में, मीन्स NADH एंड FADH2 रीऑक्सीडाइज हो रहे थे। बिकॉज अगर ये रीऑक्सीडाइज नहीं होते हैं
रेस्पिरेशन के जो पहले के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस थे उनमें NADH और FADH2 बने थे, लेकिन NADH और FADH2 ऐसी एनर्जी करेंसीज नहीं है जिनको प्लांट इजीली यूटिलाइज कर सके। प्लांट को यूज करने के लिए ATP के फॉर्म में एनर्जी चाहिए। जो ATP के फॉर्म में बनी है वो तो ठीक है, लेकिन जो NADH और FADH2 के फॉर्म में बनी है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है ATP में। वो सारा कन्वर्जन का प्रोसेस निकलता है हमारी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, जिसमें से ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेस था, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स था, एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स वाज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो है वो ATP सिंथेज था। अब ये कॉम्प्लेक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, इनके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर होके यूबिक्विनोन के पास जाते हैं, सब तरफ से यूबिक्विनोन के पास आते हैं, फिर यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 3 में जाके, क्योंकि ये रिड्यूस हो गया अभी, तो कॉम्प्लेक्स 3 में जाके ऑक्सीडाइज होता था, फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 में ऑक्सीजन जो है वो वाटर बना देता है, और कॉम्प्लेक्स 5 में अब, और इस पूरे ड्यूरेशन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तब क्या होता है, साथ में जो प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ से कॉम्प्लेक्स 1 में से 4 प्रोटॉन्स पंप करते हैं पर इलेक्ट्रॉन पेयर, कॉम्प्लेक्स 2 में एक भी नहीं करता, कॉम्प्लेक्स 3 में फिर से 4 प्रोटॉन्स पंप करते हैं पर इलेक्ट्रॉन पेयर, कॉम्प्लेक्स 4 में 2 प्रोटॉन्स पंप करते हैं पर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। ये जो प्रोटॉन के क्वांटिटी में डिफरेंस आया दैट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है इसको बैलेंस करने के लिए ये प्रोटॉन्स इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू कहाँ ट्रांसफर होते हैं, ये जो ऊपर का पार्ट है दिस इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और ये नीचे का मैट्रिक्स है, और इसके बीच में ये इनर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ से प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे हैं। आप देखिए कितने सारे प्रोटॉन्स इसमें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ जा रहे हैं, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो बना है उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन्स वापस मैट्रिक्स में आते हैं वाया फिफ्थ कॉम्प्लेक्स दैट इज ATP सिंथेज। अब ये जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है इसमें से जब प्रोटॉन्स पंप करते हैं ये एक रोटरी मोटर की तरह होता है, और ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके बना देते हैं ATP। ये तो हमारा समराइज किया मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन सब कुछ मिला के। तो हमें इससे क्या आइडिया आता है कि ATP बनने का जो प्रोसेस है वो किस वजह से आया, प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से। तो हमारे इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर हमारा होना चाहिए क्वेश्चन है हमारा द केमियोस्मेटिक कपलिंग हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन proposes that adenosine triphosphate is formed because में it was formed because of the proton gradient that is formed। अब इनके ऑप्शंस देखें, फर्स्ट इज there is change in permeability of inner mitochondrial membrane towards adenosine diphosphate। इसकी कोई परमिएबिलिटी चेंज नहीं हुई थी, इनर मेम्ब्रेन की कोई परमिएबिलिटी चेंज नहीं हुई थी, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। हाई एनर्जी, सेकेंड ऑप्शन इज हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स, सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि हमारे कोई माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हाई एनर्जी बॉन्ड्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं। थर्ड इज ADP इज पम्प्ड आउट ऑफ मैट्रिक्स इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स में से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ये कह रहे हैं कि ADP पंप आउट हुए हैं। पंप आउट क्या हुआ था, हमारे प्रोटॉन्स पंप आउट हुए थे, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। द लास्ट ऑप्शन इज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हुआ था बिकॉज बहुत सारे प्रोटॉन मैट्रिक्स में से निकल के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जा रहे थे ड्यूरिंग ETS साइकिल, और फिर इसको बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन्स को वापस मैट्रिक्स में आने का एक ही चैनल है ATP सिंथेज। राइट ऑप्शन इज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन। Now let us move to next question. The overall goal of glycolysis, Krebs cycle and electron transport system is the formation of, बहुत सिंपल है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब क्या रिलीज कर रहे हैं, ये सब रिलीज कर रहे हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो इन सब का एक ही गोल है कि धीरे धीरे स्टेप वाइज मैनर में हम ATP प्रोड्यूस करते रहें।
क्यों? क्योंकि प्लांट को अपने दूसरे प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट जब होती है तो एटीपी के फॉर्म में ही यूज कर पाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसीलिए आया था बिकॉज जो NADH और FADH2 बने थे उनको कन्वर्ट करना था एटीपी में। द क्वेश्चन इज द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, Krebs cycle and electron transport system is the formation of first न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब करने से न्यूक्लिक एसिड तो कहीं पे भी नहीं बने हैं। सेकेंड एटीपी इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड इज एटीपी इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बहुत सारे जो हमारे 38 एटीपीज बने थे, हमने अपनी एक वीडियो में सारा एटीपीज का कैलकुलेशन भी देखा था कि नेट गेन ऑफ एटीपी कौन से पाथवे में कितने हुए हैं, उसमें हमने देखा था टोटल 38 एटीपीज बने थे। तो 38 एटीपीज बहुत ही स्टेप वाइज प्रोसेस से बने थे, एक सिंगल ऑक्सीडेशन रिएक्शन से 38 एटीपीज नहीं रिलीज हो गए थे। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन इज शुगर्स। रेस्पिरेशन, ये सारे रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS जो हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन में ग्लूकोज या शुगर बनते नहीं हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है एटीपी इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल। TCA साइकिल किसको कहते हैं? TCA इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हमने किसको बोला था? जब हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो भी बताया था। So all enzymes of TCA cycle are located in mitochondrial matrix except one which is located in inner mitochondrial membranes in eukaryotes and in cytosol in prokaryotes. This enzyme is, ये अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सारे एंजाइम्स बताए हैं क्रेब्स साइकिल के, क्रेब्स साइकिल के एक वीडियो में मैंने ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स और उसके फंक्शंस किए थे हमने डिस्कस, एक वीडियो में हमने क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स और उसके फंक्शंस एंड उसकी लोकेशन डिस्कस की थी। उसमें मैंने ये क्लियरली स्टेट किया था कि क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम्स मैट्रिक्स में होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, एक्सेप्ट वन एंजाइम। ऑप्शंस हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंड मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। इसका करेक्ट आंसर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many ATP molecules could maximally be generated from one molecule of glucose if complete oxidation of 1 mole of glucose to CO2, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके फाइनली CO2 H2O और एनर्जी रिलीज करता है। तो इनका कहना है कि इफ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O यील्ड्स कितनी एनर्जी? 686 किलो कैलोरी। इनका कहना है कि जब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, राइट। अब आगे क्या है? एंड द यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ 1 मोल ऑफ ATP इज 12 किलो कैलोरी। अगर यूजफुल केमिकल एनर्जी इन 1 मोल ऑफ ATP 12 किलो कैलोरी है, 12 किलो कैलोरी है, राइट। ये जो है ये क्या है? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो उससे रिलीज हुई एनर्जी है, और ये 1 मोल ऑफ ATP इतनी एनर्जी अगर दे रहा है तो टोटल नंबर ऑफ ATPs कितने हैं? क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स कुड मैक्सिमली बी जनरेटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। अगर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से इतनी एनर्जी रिलीज होती है और 1 मोल ऑफ ATP इतनी एनर्जी रिलीज करता है तो टोटल नंबर ऑफ ATP कितने रिलीज होंगे? ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, राइट। अगर 1 मोल ऑफ ATP में 12 किलो कैलोरी रिलीज हो रही है तो फिर कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 686 रिलीज करेंगे 686 किलो कैलोरीज। सिंपल कैलकुलेशन, 686 डिवाइड बाई 12, ये हमारा आता है 57.1 के अराउंड। सो 57 ATPs रिलीज होंगे।
सो 57 ATPs जनरेट होंगे अगर 686 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट हुई है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शंस है इनके 2, 30, 57 एंड 1। आवर करेक्ट आंसर इज 57। Now next question is, during which stage in the complete oxidation of glucose are the greatest number of ATP molecules formed from ADP? हमारा जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हुआ था तो उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आई थी? उसमें हमारी स्टेजेस आई थी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में जब हमने कैलकुलेशन देखी थी सारे एटीपीज की, कितने एटीपी कौन सी स्टेज से रिलीज हुए थे, अगर वो कैलकुलेशन आपको आती है, नेट गेन ऑफ एटीपीज की कैलकुलेशन अगर आपको आती है, तो आपके लिए आंसर बहुत इजी है। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल जो हमारे डायरेक्टली एटीपीज रिलीज हुए थे वो थे 2। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन वाली स्टेज में तो एक भी एटीपी रिलीज नहीं हुआ था, रिलीज क्या हुए थे? एनएडीएच रिलीज हुए थे। तो एटीपी कितने रिलीज हुए? 0। क्रेब्स साइकिल में एटीपी रिलीज हुए थे फिर से 2। जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है ना, उसमें डायरेक्टली एटीपी रिलीज होते हैं। बाकी जो कुछ भी रिलीज हुआ था वो सब NADH के फॉर्म में हुआ था या FADH2 के फॉर्म में हुआ था। यहाँ पे भी NADH के फॉर्म में हुआ था और इसमें भी NADH के फॉर्म में हुआ था, राइट? NADH प्लस H+ के फॉर्म में। अब जो लास्ट स्टेज थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाली, उसमें जितने भी ये NADH थे और FADH, ये सब कन्वर्ट होके इन्होंने बनाए थे 34 ATP मॉलिक्यूल्स। तो टोटल हमारे हुए थे 34 + 2 + 2 38 ATP जनरेट हुए थे इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। हमारे सबसे ज्यादा, अब इनका क्वेश्चन देखो क्या है। इनका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम ADP? तो वो हमारा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ऑप्शंस हैं, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम A, इस स्टेज में तो एक भी रिलीज नहीं हुआ। दूसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें हमारे 34 रिलीज हुए थे। तीसरा है ग्लाइकोलिसिस, इसमें 2 हुए थे। और चौथा है क्रेब्स साइकिल, इसमें भी 2 हुए थे, राइट? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केमी-ऑस्मोटिक थियरी of ATP synthesis in chloroplast and mitochondria is based on? Chemi-osmotic theory of ATP synthesis means ATP synthesis. ATP synthesis आपको पता है फोटोसिंथेसिस में भी होता है और रेस्पिरेशन में भी होता है। दोनों में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ATP सिंथेसाइज करते हैं। अब यहाँ पे दोनों में जब ATP सिंथेसिस होता है तो उसके पीछे बेस क्या होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है? दोनों के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक ही रीजन था जिसकी वजह से ATP सिंथेसिस हुआ। अभी हमने जो क्वेश्चन इस वीडियो में किया है उसमें हमने यही समझा था कि ATP बनते क्यों हैं। ये क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हम डायरेक्टली आंसर पे जंप करते हैं। इसका आंसर है हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स पंप करते हैं, तब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। और फिर जब ये प्रोटॉन्स वापस आते हैं फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो आते हैं ATP सिंथेसिस के थ्रू, और उस ड्यूरेशन में ATP सिंथेसिस होते हैं फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटॉन ग्रेडियंट। दूसरे इनके ऑप्शंस हैं एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयंस, एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें से कोई भी हमारा रीजन इसमें नहीं आता है। अभी हमारे और बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले बाकी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उनमें से कुछ नहीं समझ में आए हैं, कोई डाउट है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आपके डाउट्स क्लैरिफाई किए जाएंगे। थैंक यू।